कि हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम बात करें बच्चे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप देखोगे अपने आसपास जो मोबाइल फोन आपका चल रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से केमिकल एनर्जी निकलती है। हम उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उसका इस्तेमाल हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं, जैसे गीजर हो गया, फैन हो गया, जो सेल हो गए रिमोट में आप लगाते हो, ये सब के सब केमिकल्स होते हैं उन सेल के अंदर। गीजर के अंदर जो बैटरी लगती है, अच्छा बाइक वगैरह के अंदर जो बैटरी लगती है उनमें भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स के अंदर क्या होती है, रिएक्शंस, और रिएक्शन के बाद क्या बनता है, एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। हमने किसी तरीके से ये सीखा है कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका इस्तेमाल हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उसको ऑपरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिख रही हैं, जिसमें भी बैटरी वगैरह लग रही है, तो वो लगभग सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। वो सब किसके पार्ट हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। इवन हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम वर्क करता है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही मैकेनिज्म पे काम करता है। बट हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सारा ऑपरेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बेसिकली मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of with the study of interrelation between electrical and chemical energy, electrical and chemical energy, electrical and chemical energy। अब इंटर रिलेशन कैसा, सुना ध्यान से। अगर मान लिया मेरे पास किसी केमिकल रिएक्शन से कहीं पर केमिकल एनर्जी मिल जाए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि इस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। या फिर मेरे पास अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके मुझे कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है, तो वो हम कैसे करेंगे। मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल से केमिकल दोनों की स्टडी करने वाले हैं। हाँ, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन अगर मैं बोलूं तो आपके सिलेबस का लगभग मतलब इस चैप्टर का 70 से 80% पोर्शन आप ये पढ़ रहे होगे कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे करते हैं। जो रिमेनिंग का 30% पोर्शन है, हाँ 30 या 20% के आसपास, वो पोर्शन आप पढ़ रहे होगे कि इलेक्ट्रिकल से हम केमिकल कैसे करेंगे कन्वर्जन। तो मतलब ज्यादातर हम स्टडी किसी कर रहे होंगे, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कैसे होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब सुना ध्यान से, ऑब्वियसली अगर हम ये काम कर रहे हैं यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ तो होगा। तो इसके लिए एक डिवाइस लगती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। एंड जिस डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं तो कन्वर्ट या इंटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। वैसे तो एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जनरली, मैं अगर आप बताऊं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये। बट अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल बार बार बोल रखा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन आगे चल के ना हो इसलिए मैंने यहाँ बस सिर्फ सेल वर्ड मेंशन किया है। आगे मैं क्लियर कर दूंगा कैसा कंफ्यूजन होगा, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बदलना है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बदलना है, कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस लगेगी एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड सेल। अच्छा बताओ, ये सेल बायो वाला सेल नहीं है, ठीक, ये सेल वो छोटा वाला सेल है। अगर हम बात करें वैसे सेल का मतलब आपको पता है क्या होता है, सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। क्या होता है, कंपार्टमेंट। यहां पर आप बोल सकते हो
लिटिल रूम, वैसे बायो में हम बोलते हैं लिटिल रूम। ठीक, आप सुना ध्यान से। जैसे अगर आप, मैं अगर बात करूं बायो के अंदर, तो बायो के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि एक सेल होती है, उसके चारों तरफ बाउंड्री, और बाउंड्री के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह बहुत सारी चीजें, उसमें जो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह मिलता है। तो अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी स्पेस है जो सराउंडेड है चारों तरफ बाउंड्री से, तो अल्टीमेटली अंदर का एरिया तो क्या एक कंपार्टमेंट ही तो बन जाएगा। तो वहां भी सेल का मतलब कंपार्टमेंट ही है। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आपने वो छोटा सा सेल देखा होगा जो रिमोट में लगा होता है, उसको अगर आपने तोड़ के देखा होगा, चारों तरफ से क्या होती है, एक प्लेट लगी होती है, और उसके अंदर क्या होता है, कई सारे केमिकल्स, एक रॉड होगी उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो उस पूरे सेल के अंदर भी चारों तरफ से एक कंपार्टमेंट बनाया गया है, और कंपार्टमेंट के अंदर सारे केमिकल्स हैं। तो ओवरऑल वो भी तो है कंपार्टमेंट ही। तो मतलब सेल वर्ड दोनों के अंदर कॉमन है, बट दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। बट सेल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है। ये नहीं कि सेल का मतलब वो बैटरी वाला सेल, या सेल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला सेल। सेल का मतलब कंपार्टमेंट है। ठीक, क्लियर बात। यहां तक अगर हो गया हो तो मैं अगले पेज पे चल लूं। ठीक, कोशिश थोड़ा सा करें कि साथ साथ में सुने और लिख भी लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत। हाँ है। चलो, ठीक। अब सुना ध्यान से। मैंने बोला कि हमें एक डिवाइस लगेगी, जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगी। तो ये डिवाइस मेरे पास दो तरीके की होती है। एक को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या फिर वोल्टिक सेल बोलते हैं। दूसरे को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एक्चुअल में अगर बात करूं तो ये दोनों टाइप हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। किसके टाइप हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। मतलब जहां मैंने सेल लिखा था वहां मैं लिख सकता था कि उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जहां जहां भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा है वो गैल्वेनिक सेल के रेफरेंस में ही लिखा है। मतलब जहां जहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा है उसका मतलब हमेशा गैल्वेनिक सेल ही है। इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो मैंने वहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना लिख करके मैं यहां लिख रहा हूं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, क्लियर बात। तो दो तरीके के सेल है मेरे पास, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नाम सारे एक ही हैं। अगर हम बात करें दूसरा सेल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब अगर हम बात करें ये सेल करते क्या है, जब मैं बात करता हूं बच्चे गैल्वेनिक सेल की, या वोल्टिक सेल की, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो ये सेल क्या करेंगे, अगर मेरे पास कहीं केमिकल एनर्जी होगी, क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी, तो इस केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो गैल्वेनिक सेल होते हैं जब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन होती है बच्चे वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब सुनना ध्यान से, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर था, जहां एक टॉपिक पढ़ते थे, क्या हुआ, ऊपर कर दो थोड़ा सा, तो आप वहां पढ़ते थे स्पॉन्टेनिटी नाम का एक टॉपिक था, जहां आप पढ़ते थे कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो रही हो, या तो मैंने स्टार्टिंग में उसको इनिशियल पुश दिया हो, यानी थोड़ा सा स्टार्ट करने में हेल्प की हो, और फिर स्टार्ट होने के बाद अपने आप वो रिएक्शन चल रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। या सिंपल शब्दों में जो रिएक्शन अपने आप होती है वो स्पॉन्टेनियस है, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें ये हम पता कैसे करते थे कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए याद करो हम डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी निकालते थे। अगर गिब्स फ्री एनर्जी कैसा आता था, नेगेटिव, तो हम बोलते थे रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। तो भाई मैं बोल सकता हूं कि अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाना है तो वहां रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका डेल्टा जी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सही बात है। या फिर आप उल्टा बोल दो, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और केमिकल एनर्जी से क्या बन जाएगा,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एक और चीज अगर आपको याद हो तो आपने इंथैल्पी भी पढ़ी थी। आपको याद हो तो हमने इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ये 3 चीज पढ़े थे। इंथैल्पी अगर नेगेटिव होती थी तो रिएक्शन कैसी होती थी? स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव होती थी क्या होती थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और याद है इंथैल्पी अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और अगर पॉजिटिव हो तो रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। सही बात है। तो आप सोचो ध्यान से, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो इंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल रही होगी, यानी जो हीट एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन की वजह से निकल रही है, उसी एनर्जी को तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब अगर आपको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बनाना है तो उसमें रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका नहीं बनेगा। जबकि इधर आ जाते हैं तो इस साइड अगर आए तो यहां हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। और यहां पे जो रिएक्शंस होती हैं बच्चे वो कैसी होती हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसका डेल्टा जी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें तो ये थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप बाहर से करंट सप्लाई करते थे, वाटर ब्रेक हो जाता था H2 और O2 में, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलती थी, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस निकलती थी, याद है ना? तो वहां पर क्या था? वाटर अपने आप ब्रेक नहीं होगा, वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप ब्रेक नहीं होगा, यानी H2 और O2 में अपने आप खुद नहीं टूटेगा, मुझे उसको तोड़ना पड़ता है। तो मतलब रिएक्शन खुद नहीं हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं। कैसे करवा रहा हूं? मैंने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके बॉन्ड को ब्रेक किया और दो अलग अलग यानी H2 और O2 बना दिया। तो ये कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब अगर मुझे कभी कोई रिएक्शन करवानी है जो रिएक्शन नहीं हो रही है तो उस समय मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है, वहां से केमिकल एनर्जी बन रही है, तो मैं उसका इस्तेमाल करके क्या बना सकता हूँ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास है, दोनों एक एक करके हम आगे समझेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया? इसको मैं साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक, चलें आगे। अब जितनी भी रिएक्शन होती हैं, आइदर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो या फिर वोल्टिक सेल में हो, या अगर मैं बोलूं जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो, तो जो भी रिएक्शंस हो रही हैं इन सेल के अंदर, वो रिएक्शन होती है बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो भैया रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जो लोग भूल गए हैं उन्हीं के लिए है ये। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो मेरे पास जिंक है, इसने क्या किया? जिंक 2+ बनाया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो भैया इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। सही बात है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं किसकी? रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास क्या है, लेट से कॉपर है, कॉपर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना दिया? Cu2 ना, यहाँ से Cu2+ ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना दिया? कॉपर बना दिया। तो इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन, और इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या होगा यहाँ? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जैसे अगर मैं इन्हीं दोनों रिएक्शन जो कंबाइन करूं तो मेरे पास जिंक प्लस Cu2+ गिव्स
जिंक 2+ और प्लस क्या हुआ सी। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरेज कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हो तब उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें जितनी भी सेल आप पढ़ोगे हर एक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया होना चाहिए कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिकली। हाँ, उसमें भी होता है। रिडॉक्स रिएक्शन दोनों में होती है, लेकिन दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन के अलग अलग तरीके, मतलब कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बदलेगा, लेकिन होगी तो दोनों के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन ही, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, या जो है क्या बोलते हैं आपका गैल्वेनिक सेल के दूसरे नाम वोल्टिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। ठीक है ना, क्लियर बात। तो यहां तक आपको पता चल गया कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, और हमारे पास दो तरीके के सेल कौन से थे। हाँ सुनना, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं ये एक रॉड के ऊपर होते हैं, और आपने उस रॉड का नाम पहले सुना है एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है कहां पर, एक रॉड के ऊपर। वो रॉड हो सकता है मेटेलिक हो, वो रॉड हो सकता है नॉन मेटेलिक हो। सुनना ध्यान से, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मेटेलिक होगी। अगर मैं नॉन मेटेलिक की बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा नॉन मेटेलिक तो मोस्टली गैसियस होते हैं, तो गैस की रॉड कैसे बनेगी, चिंता मत करो, आगे दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा कि कैसे बनती है इसकी। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, मेरे पास रॉड दो चीजों की बनी होगी, आइदर वो मेटेलिक आइदर वो नॉन मेटेलिक। अगर मेटेलिक हुई तो आपको पता है सॉलिड होगी, और सॉलिड चीज की रॉड बनाना ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नॉन मेटेलिक हुई तो नॉन मेटल में तो गैसेस हो सकती हैं, अगर गैस होंगी तो उनकी रॉड कैसे बनाएंगे, उसके लिए जुगाड़ होता है, वो आगे आप सीखोगे। बट अभी समझो कि रॉड दोनों चीजों की हो सकती है। ठीक, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ शांत रहो, कि हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, हाँ भगा तो यहां से, तो बैठे रहो शांति से। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रॉड ऑन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब मैंने बोला है या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, तो इस बेसिस पर हमारे पास इलेक्ट्रोड कितने तरीके के हो जाएंगे, दो तरीके के। तो हमारे पास भाई साहब इलेक्ट्रोड होंगे दो तरीके के, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। अब आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा एनोड क्या होता है, मतलब किसको एनोड बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, तो कभी भी एक चीज याद रखना है, साइन के साथ याद नहीं रखना है इसको। जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे एनोड पर, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो मैं कह रहा हूं कभी भी आपको साइन के साथ याद नहीं रखना है, क्योंकि साइन अलग अलग सेल में बदल सकता है, लेकिन एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये कभी नहीं बदलेगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे सेल कोई सा भी हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो, गैल्वेनिक हो, कोई सेल हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, हमेशा एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मेरे पास गैल्वेनिक सेल है तो एनोड कैसा होगा, नेगेटिव। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब साइन कैन बी चेंज बट प्रोसेस जो हो रही है ऑक्सीडेशन की वो नहीं बदलेगी। तो इसलिए याद रखना है किससे है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि एनोड क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड एट विच, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, यानी जिस रॉड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं कि अगर मान लिया गैल्वेनिक सेल हुआ, कौन सा सेल हुआ, गैल्वेनिक सेल,
तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, जबकि अगर हम बात करें इस तरफ, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक प्लेस, जहां रिडक्शन होता है, अगर हम बात करें तो ये गैल्वेनिक सेल के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल अगर है तो ये कैसा होगा भाई साहब, पॉजिटिव होगा। और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। क्लियर बात। तो इस तरीके से हमें पता लग गया भैया एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो मतलब बेसिक बातें हमने अब समझ ली हैं। अब सुनो ध्यान से, अब हमारे पास हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एक टॉपिक पढ़ना है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, यानी गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फिर उसकी वर्किंग, फिर एक सेल को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे केमिकली तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड कैलकुलेशन यानी उसका पोटेंशियल वगैरह कैसे निकालते हैं। यानी पूरी चीजें हम कवर करेंगे किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल। जब गैल्वेनिक सेल पूरा कवर हो जाएगा तब शुरू होगा लास्ट का पोर्शन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां हम पढ़ रहेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है, यानी थोड़ा बहुत फिजिक्स का जो पोर्शन होता है आता है। एंड उसके बाद जो है फैराडेज के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हैं। एंड देन लास्ट में हमारे पास अलग अलग सेल, यानी जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बटन सेल जो रिस्ट वॉच वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, रिमोट वगैरह के अंदर जो सेल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है जो बैटरी इस्तेमाल होती है जनरली गाड़ियों के अंदर, वो सब बैटरी कैसे बनती है, H2O2 सेल जो स्पेस क्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी ये सेल कैसे बनते हैं। एंड इसका लास्ट टॉपिक क्या होगा कि कोरोजन क्या होता है और उससे हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो यही सारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा गैल्वेनिक सेल होगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल पढ़ने से पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट देखना है, जिससे हमें यह आइडिया लगा था कि हम गैल्वेनिक सेल जैसी कोई चीज बना सकते हैं। यानी इस बारे में कि गैल्वेनिक सेल जैसी भी कोई चीज बन सकती है, ये आइडिया कहां से लगा था, एक एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चल सकता हूं क्या अगले पेज पे? ठीक। तो अगर हम बात करें तो सुनना ध्यान से, हमारे पास ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने डाल रखा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या डाल रखा था इसमें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4। और CuSO4 एक्वस फॉर्म में था। तो आपको पता है यहां कॉपर सल्फेट के आयंस मिलेंगे, Cu2+ आयन मिलेंगे और SO4 2- आयन। हमने इस सॉल्यूशन के अंदर एक रॉड डाल दी। क्या डाल दी, एक रॉड। और रॉड जो हमने इस सॉल्यूशन के अंदर प्लेस की है वो किसकी रॉड है, जिंक की रॉड। और जब हमने इसमें जिंक रॉड ऐड की तो हमें कुछ चीजें देखने को मिली। पहली बात, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो कलर होता है बच्चे, वो ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो जब हमने इसमें जिंक रॉड प्लेस की तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की। क्या की, कुछ ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ऐसा ब्लू कलर डिसअपियर हुआ, हमें दिखेगा भैया कलर चेंज हो रहा है। तो हमने देखा भैया ब्लू कलर का क्या हो गया, गायब। दूसरी चीज जो मिली मुझे, मुझे रेड कलर की क्या मिली, पीपीटी मिली। रेड कलर पीपीटी मतलब नीचे की तरफ कॉपर मिलता है Cu के फॉर्म में। जैसे इधर को ध्यान से अगर हम बात करें, कॉपर 2+ जो बच्चे, ये होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बना देगा, ये कॉपर। और नीचे की तरफ पीपीटी कैसे मिलेगी, रेड कलर की। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तीसरा चीज जो हमने ऑब्जर्व किया
टेम्परेचर यहां का बढ़ गया, क्या बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। और चौथी चीज, जिंक रॉड क्या हो गई, थिन हो गई। जिंक रॉड की जो थिकनेस थी वो क्या कर गई बच्चे, डिक्रीज कर गई। ये सारी चीजें आपके क्लास 11th के रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में है। अब सुना ध्यान से, जब इतनी चीजें ऑब्जर्व की तो इसका कारण हम ढूंढने लगे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो जब हमको कारण पता चला, यानी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो हमने जब इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढा या कारण ढूंढा तो हमें क्या मिला कि भाई साहब यहां जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पहली बात तो। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हैं इसको कौन एक्सेप्ट कर ले रहा है, कॉपर। तो कॉपर जो है ये 2+ से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर के अंदर। अब सुना ध्यान से, क्योंकि जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और ये यहां से निकल के कहां जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए जिंक रॉड की थिकनेस क्या हो जा रही है, कम। क्योंकि जिंक रॉड पे से जिंक निकल के कहां जा रहा है, सॉल्यूशन में, तो जिंक रॉड की थिकनेस क्या हो गई, कम, पहला रीजन। कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिले और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर के अंदर। भैया कॉपर 2+ की वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। अब ये गायब हो जा रहा है, मतलब सीयू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो भैया ब्लू कलर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, गायब। अगली बात, हमने टेम्परेचर मेजर किया तो पता चला भैया टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है कि मतलब ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली यहां से क्या निकल रही होगी, हीट। बस हमने किया क्या है, गैल्वेनिक सेल के अंदर ये जो हीट निकल रही है, यानी जो एनर्जी निकल रही है इस रिएक्शन के समय, वो एनर्जी वेस्ट हो रही थी इन फॉर्म ऑफ हीट। हमने उसी एनर्जी को इस्तेमाल करने का जुगाड़ बनाया है गैल्वेनिक सेल, कि वो एनर्जी वेस्ट होने के बजाय क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। वो एनर्जी वेस्ट होने के बजाय क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। अगर वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो इससे क्या होगा, हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि भाई साहब इन सब एक्सपेरिमेंट से हमें एक आइडिया लगा कि टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है तो हीट वगैरह निकल रही होगी, यानी एनर्जी वगैरह। अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन कहाँ हो रही थी, बस इस एक कंटेनर में हो रही थी। अब लोगों ने अलग अलग तरीके से कोशिश किया, 2 कंटेनर लगाने की कोशिश किया, सिंगल कंटेनर से कोशिश किया, तो ऐसे ऐसे करके हमने जाके आगे चल के क्या बनाया, गैल्वेनिक सेल बनाया। वैसे तो गैल्वेनिक सेल अगर हम बात करें तो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर डैनियल सेल पढ़ेंगे, और ये सेल जिंक और कॉपर का सेल होता है। बट इससे पहले अगर आप थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी दिखाया जाता है कि इंडिया में बहुत पहले से ये बनाया गया था, सॉ डस्ट वगैरह का इस्तेमाल करके। अगर आप हिस्ट्री वगैरह देखोगे तो वहां मिल जाएगा। बट क्योंकि हम इस चैप्टर में हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे जो हमारे पास एनसीईआरटी में लिखे हुए कंटेंट हैं। बाकी ऐसा सेल हमने बहुत पहले भी बनाया था, सॉ डस्ट वगैरह का यूज करके। आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्या है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की तो आपको पता है ये एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल की तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। डैनियल सेल अगर हम बात करें इसको हम जिंक कॉपर सेल के नाम से भी जानते हैं, जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल के अंदर तो जो यहाँ एनोड होगा वो पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव होगा,
और कैथोड जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, जो कि मैंने पीछे भी बता ही दिया है। कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ये सेल एक बार हम बना के देखते हैं कैसे बनेगा और इस सेल की वर्किंग कैसी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक बार इतना नोट कर लो, फिर अगले पेज पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सेल के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके अंदर हम 2 कंटेनर लेंगे। कितने कंटेनर, 2 कंटेनर। ठीक, अगर हम बात करें तो एक कंटेनर के अंदर हम लेते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये कैसा सॉल्यूशन रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन। और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एक रॉड का, जो कि रॉड किसकी बनी होगी, जिंक की। किसकी बनी होगी, जिंक की रॉड होगी। ये जो रॉड है ये किसकी है, जिंक की। ऐसे ही हमने एक सिमिलर रॉड और ली और इस रॉड को यहां पे लगा दिया, और इस कंटेनर के अंदर हमने जो सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है वो कौन सा, कॉपर सल्फेट का, और ये एक्वस सॉल्यूशन था। और जो हमने रॉड इस्तेमाल की है वो कॉपर की रॉड इस्तेमाल की। ठीक, अब सुनना, अगर हम बात करें तो आप वैसे तो एनोड या कैथोड को किसी भी तरफ रख सकते हो, बट बाई कन्वेंशन कि हम ऐसा ही हमेशा करेंगे। हम एनोड को हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो मतलब इस तरफ जो है वो क्या है, एनोड है, और इस तरफ जो है वो क्या है, कैथोड है। क्या है, कैथोड है। इसको याद रखने का एक तरीका है, बड़ा फेमस सा तरीका है, लोन। क्या है, लोन। लोन में एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या है, एनोड, और एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। ठीक है ना। तो लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड में एनोड होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और उस रॉड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, अब सुना ध्यान से, यहां हो क्या रहा है, इस पूरे कंटेनर में जो भी चीजें हैं इन दोनों रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद बीच में हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब। क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया है, ताकि पता चले कि भाई करंट वगैरह फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, आप वैसे लगाने को गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो करंट मेजर करने के लिए, बट ठीक है हम बल्ब जला के देख लेंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो सबसे पहले सुनना, जो जिंक है, ये जिंक यहां से रिलीज होके Zn2 प्लस बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रॉड में लगातार क्या होंगे, इकट्ठा होते रहेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इकट्ठा। क्योंकि यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाना शुरू कर देंगे, कॉपर की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, Cu2 प्लस होगा, SO4 2 माइनस होगा। अच्छा, इधर भी तो होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हमारे पास जिंक 2 प्लस होगा और क्या होगा, SO4 2 माइनस होगा। ठीक, मैंने क्या बोला, जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इलेक्ट्रॉन लगातार इस रॉड में इकट्ठा होने की वजह से इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज भी आता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पुश करता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई थिंक मुझे जहां तक याद है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके आगे जाने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां जाएंगे, कॉपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कहां पर, कॉपर की रॉड में। और कॉपर की रॉड में इलेक्ट्रॉन पहुंचता देख के ये CO2 प्लस बड़े खुश हो जाएंगे, कहेंगे हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और तुम आ गए। तो कॉपर 2 प्लस जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देखेगा, ये कॉपर 2 प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद इस रॉड के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, चिपक जाएगा इस रॉड से। इस रॉड से क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। क्लियर बात। अब अगर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो किया है, जिंक टू कॉपर। तो आपने पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? करंट। तो भैया यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी थोड़ी देर के लिए और बल्ब हमारा क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। और बल्ब ग्लो करते ही बुझ गया। समस्या क्या हुई कि देखना ध्यान से, यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बना रहा है और सॉल्यूशन में आ जा रहा है, यानी लगातार सॉल्यूशन में जिंक 2+ के आयन बढ़ते चले जाएंगे। तो इधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर कॉपर 2+ लगातार इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना दे रहा है। तो बच क्या रहा है यहाँ? SO4 2-, तो मतलब यहां लगातार SO4 2- बनेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब सोचना, जब यहाँ बहुत सारे जिंक 2+ बन गए हैं पॉजिटिव चार्ज में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाने की कोशिश कर रहा है, जिंक ने पकड़ के खींच लिया। कहाँ जा रहा है भाई साहब? इधर पहले से पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है। सही बात है ना भैया, इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है, तो जिंक के आयन ही नहीं जाने देंगे उसको उधर। कहेंगे भैया हम ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव है, कमी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ SO4 2-, कॉपर जो है भैया, इलेक्ट्रॉन खाना वाना नहीं है, या इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो ओवरऑल ये पूरा सर्किट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर चलेगा और फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये पूरा सर्किट, वैसे भी अगर देख रहे हो तो करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो यहां से यहां गया इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो किया, लेकिन सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं हो रही है। तो क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ यू शेप की एक ट्यूब लगाते हैं। ठीक है भाई साहब, यूट्यूब भी लगा देते हैं। तो यहाँ हमने क्या लगाया? यू शेप की एक ट्यूब लगाया, और इस यू शेप की ट्यूब को हम बोलते हैं नमक वाली ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाया यहाँ पे? सॉल्ट ब्रिज। ये वही सॉल्ट ब्रिज है जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो यात्रा निकाली थी। ठीक, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक फेमस इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl। तो अगर हम NH4Cl की बात करें तो NH4+ होगा और Cl- होगा। आप बताओ नेगेटिव चार्ज किधर ज्यादा था? उधर। इधर था पॉजिटिव चार्ज। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज था उस तरफ हम किसको भेज देंगे? Cl- को। और जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था उस तरफ किसको भेज देंगे? NH4+ को। इससे क्या होगा भैया? जो चार्ज एक्युमुलेट हो रहा था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारी सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा सेल बढ़िया से चलता रहेगा। ठीक, तो तब तक ये सेल चलता रहेगा जब तक इसमें मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम नहीं हो जाते हैं। ठीक, तब तक ये सेल क्या रहेगा? वर्क करेगा। अदरवाइज अगर ये सेल पूरे जीवन भर चलता रहता तो भैया सेल खरीद के लाते, एक बार रिमोट में लगाते, लाइफ टाइम चलाते, खत्म हो जाता है। खत्म क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट खत्म, सेल खत्म। तो ये सेल तब तक ऑपरेट करेगा जब तक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो गए, सेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक? तो आपने ये जो है पूरा का पूरा, ये जो हमने बनाया है, ये क्या है? डैनियल सेल है। कौन सा सेल है? डैनियल सेल है। तो अगर आपसे कभी पूछे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, तो आपको ये सेल बनाना है। जब आप ये सेल बना लोगे तो आप सुना ध्यान से, एनोड पर कोई रिएक्शन हुई है क्या? हाँ भाई, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको बोलते हैं एनोड हाफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? एनोड हाफ रिएक्शन। या फिर क्योंकि इस तरफ हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन, तो या फिर क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम शॉर्ट में हर बार OHR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OHR। तो भैया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हो क्या रहा है? सर जिंक था, ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और सर दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे रहा है। ठीक, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन, तो कैथोड हाफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? RHR। ठीक, तो हो क्या रहा है यहाँ? यहाँ हुआ कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया? कॉपर। अब सुनना,
ये दोनों रिएक्शन थी, अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर लूं, जोड़ लूं, तो क्या होगा, इधर प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर रिएक्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। तो हमारे पास जो बन के आएगी वो क्या आएगी, सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ जिंक रहेगा और यहाँ Cu2+ रहेगा, और इससे क्या बनेगा, जिंक 2+ बनेगा और प्लस क्या बनेगा, CO बनेगा। ये क्या हो गई, सेल रिएक्शन। मतलब ये काम कहाँ हो रहा है, डैनियल सेल के अंदर, यानी जिंक कॉपर सेल के अंदर हो रहा है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और टोटल सेल रिएक्शन, यानी जहां पर क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है ये सेल वर्क करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोलाइट खत्म, सेल बंद। अब सुना ध्यान से, जब हमने ये सेल समझ लिया, सेल के अंदर हमने रिएक्शन भी लिख ली, तो आगे हमें अब क्या क्या सीखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है। जब मैं बोलूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का मतलब हमने क्या समझा था, रॉड, वही एनोड एंड कैथोड। अब आप सोचो, अगर ये एनोड है तो इस एनोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, बाहर सॉल्यूशन में लगातार क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्योंकि एनोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसे क्या बोल देंगे, एनोड पोटेंशियल, और जो कैथोड और सॉल्यूशन के बीच में होगा उसे क्या बोल देंगे, कैथोड पोटेंशियल। क्योंकि दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, इसलिए क्या बोल देंगे उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनना, ये दोनों पोटेंशियल जब पढ़ लिया तो भाई बताओ, इधर कुछ पोटेंशियल इधर कुछ पोटेंशियल, तो इस पूरे सेल का कुछ नेट पोटेंशियल होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, अब सुना ध्यान से, अब सेल पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, कैथोड पोटेंशियल, ये सब अगर आप किसी भी कंसंट्रेशन पे मेजर करते हो, ये सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर, 2 मोलर, 4 मोलर, 10 मोलर, कितनी भी ले लिया, तो जो हमने मेजर किया उसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लूं, और अगर गैस है तो प्रेशर 1 एटीएम ले लूं, और टेम्परेचर कितना ले लूं, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, तब जब मैं पोटेंशियल मेजर करूंगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो मैं सेल का पोटेंशियल मेजर करूंगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और एनोड एंड कैथोड का स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल। और ये सारी बातें हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी तक हमने समझा है कि डैनियल सेल कैसे बनता है और इसकी कुछ बेसिक बातें, तो यहां तक आज के लिए बस, बाकी आगे मिलते हैं। धन्यवाद आज के लिए, ठीक है।